नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आप कर एवं राजस्व विभाग परीक्षा या किसी भी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम हिंदी के उन टॉपिक का क्विक रिवीजन करेंगे जिनकी लगभग हर परीक्षा में जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। मैंने इस क्लास को बिल्कुल आसान भाषा में तैयार किया है ताकि कम समय में आपका पूरा रिवीजन हो जाए और परीक्षा में किसी भी प्रकार को मतलब जो भी प्रश्न बने, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, देखकर आपको सोचने की कोई भी आवश्यकता न हो। ध्यान रखिए, इस वीडियो के बाद इन्हीं टॉपिकों पर 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू का एक पार्ट भी हमने तैयार किया गया है। अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी तो हम अगले पार्ट में लाएंगे, नहीं तो हम इसी के माध्यम से भी करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप सच में परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइए। अंततः देखने का पर आपका पूरा टॉपिक एक बार में ही तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण हिंदी क्लास। कर एवं राजस्व विभाग परीक्षा, जो इसमें इस टॉपिक से आपके इसमें 10 नंबर आएंगे और विषय इसमें जो है आपका उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं समास का है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराएंगे और जो इसका क्विक रिवीजन है, जिससे क्या होता है कि मतलब डबल इंजन के हिसाब से आपकी तैयारी होगी। तो इस हिसाब से हम इसको क्विक रिवीजन जरूर कराते हैं एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों उपसर्ग। अब जान लेते हैं सबसे पहले उपसर्ग क्या है। उपसर्ग उपसर्ग वह होता है दोस्तों जो क्या होते हैं किसी भी शब्द के आगे जुड़कर क्या करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द मूल शब्द के पूर्व यानी कि आगे जुड़कर उसके क्या करते हैं, अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। अब उपसर्ग पहचानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि उपसर्ग से परिवर्तन कैसे हो रहा है। अब एक बात बताऊं, अत्यधिक, अब अधिक है ना, अधिक, अब अधिक हो गया, अधिक के आगे अत्यधिक लगा के, अत्यधिक लग गया ना, तो अधिक तो था ही ना, उससे ज्यादा हो गया, उसके आगे लगकर उसके अर्थ में क्या कर दिया, इसने परिवर्तन कर दिया। कहाँ वो 1 ग्राम था और कहाँ उस पे लगकर वो 100 ग्राम हो गया। ठीक है, ये मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ आपको सिर्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से उपसर्ग होता है। उपसर्ग, उप का मतलब होता है आगे, ठीक है, पूर्व में जुड़कर जो क्या करते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वो कहलाते हैं आपके उपसर्ग। अब एक चीज जरूर पहचान लीजिए आप, इसके प्रमुख भेद क्या होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग के प्रमुख भेद क्या होते हैं दोस्तों। उपसर्ग संस्कृत के अलग उपसर्ग होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं और विदेशी के अलग होते हैं। तो आपको ये चीजों तीनों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी तक तो मैंने मतलब ज्यादा नहीं देखा है कि सबसे बने हुए हो, लेकिन ज्यादातर नॉर्मली उपसर्ग से प्रश्न बनते हैं। आपने पटवारी परीक्षा के पेपर में भी देखा होगा कि उपसर्ग से भी एक प्रश्न बना हुआ था। तो मतलब इससे काफी प्रश्न बनते हैं, मेरा बोलने का कुल मिलाकर ये मतलब है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि प्रत्युपकार, हाँ शायद प्रत्युपकार था वो, तो प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग था, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर उपसर्ग जो होते हैं संस्कृत के ही उसमें रहते हैं। ठीक है, तो वो आपका प्रति उपसर्ग से बना हुआ था। ठीक है, एक अनुवीक्षण या ऐसे ही कुछ आया था, पता नहीं किसी दूसरे पेपर में आया होगा शायद, तो वो भी बहुत बार ये पूछा जाता है। अन्वेक्षण में काफी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा आगे से उपसर्ग है। तो आप उपसर्ग समझ चुके होंगे। संस्कृत में अति उपसर्ग जो होता है दोस्तों, कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि अति संस्कृत का उपसर्ग है या विदेशी या आगत का है या हिंदी का है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो संस्कृत में कुल उपसर्ग होते हैं दोस्तों 22 उपसर्ग होते हैं।
ठीक है। और 22 उपसर्ग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो अति जो होता है वो होता है एक संस्कृत के उपसर्ग, अधि होता है, और अनु होता है, अप होता है, अभि, औ होता है, आ आता है। देखो किसी शब्द में जैसे आदि मानव, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, खाली कह रहा हूँ मैं ऐसे, जैसे आदि मानव है, अब सपोज मैंने कह दिया तो आदि, तो ज्यादातर ऐसे सोचेंगे ये सही नहीं है, मैं ये उदाहरण समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे किसी के आगे आदि आ गया, आदि, अब ठीक है, तो आपने सोच लिया यार इसमें तो आदि है तो मतलब आदि उपसर्ग होगा, है आदि भी है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो काफी कुछ शब्द ऐसे होंगे, अभी मेरे पास थोड़ा उदाहरण नहीं आ रहा है कुछ ऐसा। तो जैसे आदि हो गया, तो किसी के शब्द के सिर्फ आगे से आ भी लगा होगा ना, तो मतलब कोई उदाहरण में देगा अगर आपको, तो आ भी लगा होगा तो वो भी क्या आता है, आपका उपसर्ग में आता है, आ उपसर्ग होता है वो। जैसे उत हो गया, उप हो गया, दुर हो गया, निर हो गया, परा हो गया, परि हो गया, प्र उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग से बहुत ज्यादा बनते हैं, इसको आपने ज्यादा से ज्यादा देखना है। वि उपसर्ग हो गया, सम हो गया, सु हो गया, आदि हो गया, उदा, उत, उत प्लस लांस, उल्लास, प्रति प्लस एक, प्रतीक, ठीक है। अब इसमें आपको प्रतीक किस हिसाब से लग रहा है कि इसमें प्रति उपसर्ग है? नहीं है ना, तो इसका संधि विच्छेद करके लगता है। संधि विच्छेद क्या, हमने प्रति प्लस एक, तो तब हो गया ये क्या, प्रत्येक। इस प्रकार से हमको एक एक पॉइंट को मतलब बहुत डीप से समझना होगा, तब जाके ये आने वाला है, नहीं तो इसका कोई भी मतलब नहीं है आने का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका अगला आ जाएगा संस्कृत का हो गया, फिर आता है आपका हिंदी वाला। हिंदी तत्भव जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको ढंग से बताने वाला हूँ। हिंदी के जो उपसर्ग हैं हिंदी में आते हैं दोस्तों, अ उपसर्ग हो गया, अन हो गया, अद हो गया, उन हो गया, बिन हो गया। देखो अन से आएगा, एक अ से आता है, अद से आता है, उन से आता है, बिन, कु, दु आदि, ठीक है। तो इस प्रकार से इनसे देखो काफी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद विदेशी शब्द जो आगत उपसर्ग होते हैं, बे हो गया, ला हो गया, बद हो गया, खुश हो गया, गैर, हम, सब, हेड, चीफ आदि, ये क्या होते हैं, विदेशी आगत उपसर्ग होते हैं। दोस्तों कम से कम 1 घंटे की जो वीडियो होती है ना, वो मैं आपको पूरी 10-15 मिनट में इसका पूरा रिवीजन करा दे रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना है। स्किप करने लायक इसमें कहीं पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक भी पॉइंट स्किप करोगे तो बहुत पूरा पॉइंट छूट जाएगी। अब देखो उपसर्ग बताता मैं आपको, उसकी डेफिनेशन पूरी ढंग से बताता, उसके बाद इसमें क्या क्या होता है एक एक करके उदाहरण से बताता, बहुत टाइम लगना था। मैं आपको एक एक पॉइंट में इसका इतना रिवीजन करा दे रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी इसको स्किप नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आता है अगला टॉपिक आपका प्रत्यय। अब प्रत्यय किसे कहा जाता है? प्रत्यय वो होते हैं वे शब्दांश या वे शब्द जो किसी शब्दांश जो किसी शब्द के क्या लगते हैं, अंत में लगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। अब अंत में लगकर क्या करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। अब देखो जैसे लिख दिया हमने, लिख, ठीक है, तो कहीं पर लिखा हमने जैसे लिख, अब इसका मतलब हो गया लिख, हो गया, कुछ हुआ, लेकिन नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो इसके हम इसके पीछे हमने जो क्रिया कृदंत होता है, प्रत्यय लगा दिया हमने, इसकी आवट लगा दिया, चलो आवट, तो ये क्या बन गया, आपका लिखावट, नया शब्द बन गया। पढ़ है, जैसे पढ़ प्लस उसके पीछे आ को प्रत्यय लगा दिया, तो क्या हो गया, वो पढ़ाकू हो गया। ऐसे ही क्या 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 होता है, शब्दों से पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो प्रत्यय अर्थ में परिवर्तन नहीं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। अब सबसे पहले इसके मुख्य 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कृदंत प्रत्यय वे होते हैं क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय होते हैं। किस चीज में, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत, ये क्या कह रहा है, ये लगता है कि इसमें क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं। दोस्तों कनिष्ठ सहायक की एक बार की परीक्षा हुई थी, उसमें ये हिंदी में तीसरा क्वेश्चन था। अब कौन सा है वो मेरे पास है, लेकिन मैं अभी मतलब यहाँ पर नहीं है, तो मैं बता देता आपका। उसमें लिखा था और उसमें ऑप्शन दे लिखे थे, सपोज कह रहा हूँ मैं, देखो है कि ऐसा लिखा था कि जैसे जिसमें अनु उपसर्ग हो। अब तो सबके सब थे उसमें, किसी में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें अनु हो, ठीक है।
किसी में भी नहीं लग रहा था, लेकिन ध्यान नहीं दिया किसी ने भी कि मेन बात कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा था कि कृदंत प्रत्यय ढूंढना था। अब कृदंत प्रत्यय किसके अंत में लगता है? सिर्फ क्रिया और धातु के अंत में लगता है। अब क्रिया और धातु के अंत, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। भाई जिसने ज्यादा डीप ही पढ़ा होगा उसी को पता चला होगा कि इसमें कृदंत है। क्यों? कृदंत में क्या होता है, आपकी क्रिया भी देखी जाती है और धातु भी देखा जाता है। उस चक्कर में वो बहुतों का काफी से ज्यादा तुक्के में सही गया होगा, लेकिन बहुतों का वो चीज गलत हुआ। तो आपको ये भी ध्यान देना है, कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो किस पे लगते हैं? सिर्फ क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं। जैसे लिख हो गया तो लिखना क्या है? क्रिया है। जैसे पढ़ना हो गया क्रिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे धातु कुछ भी हो गया तो उस हिसाब से आपको ये चीज देखना है। उसके बाद आता है, अगला आता है आपका तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं, क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपका मानव है, अब ये क्या कह रहा है? संज्ञा पे लगते हैं। अब संज्ञा तो आप जानते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब किसी व्यक्ति, व्यक्ति मानव आ गया ना, किसी व्यक्ति वस्तु, ठीक है, मानव आ गया, मानवता हो गया, संज्ञा पे लग गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है, विशेषण में हो गया। तो जिसमें भी तद्धित प्रत्यय किस किस पे लगते हैं? संज्ञा पे लगते हैं, सर्वनाम पे लगते हैं और विशेषण पे लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। यहीं पर देखो सब पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई प्रत्यय, अब प्रत्यय की क्या होता है? उसमें अंत में जुड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है लिख प्लस आवट है, तो हाँ भाई इसके अंत में आवट जोड़ के हाँ भाई आवट प्रत्यय है। दोस्तों इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। अब मेन यही इसमें कंफ्यूजन होता है। प्रत्यय तो सब कर लेंगे, उपसर्ग आगे का भी सब कर लेंगे, लेकिन मेन चीज ये फंसता है। कृदंत प्रत्यय आ गया, आया था ये काफी बार। तद्धित प्रत्यय हो गया, ये भी आया हुआ है काफी बार। ठीक है, तो आपको ये चीज ढंग से समझना है। कृदंत प्रत्यय में क्या आता है? आपका क्रिया धातु के अंत में प्रत्यय लगता है, और जो तद्धित प्रत्यय हो गया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगता है। उसके बाद अगला आता है आदिक, जो वृद्धि मात्रा परिवर्तन नियम होता है उसके हिसाब से। तो ये थोड़ा नॉर्मली है। इक, य और अ के प्रत्यय जोड़ने पर प्रथम स्वर बदलता है, जैसे अ, आ, ई, इस प्रकार से। तो ये नॉर्मली है, तो ज्यादा इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहना क्या चाह रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो मात्रा परिवर्तन नियम होता है ना, इक और य और अ प्रत्यय जोड़ने पर प्रथम स्वर बदल जाता है। अब कैसे देखो, जैसे है आपका प्रथम स्वर क्या बदल जा रहा है। ठीक है, अब इक का प्रयोग जहां पर होगा, जैसे अ का आ हो जाता है, ए का ए आई हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। उदाहरण देखो देखो, समाज प्लस इक, तो क्या हुआ? पहला बदल गया ना। क्या कह रहा है कि आदि वृद्धि में जिसमें इक या य और अ प्रत्यय अगर जोड़ने पर क्या पढ़ते हैं? जैसे देखो, जैसे अ हो गया, य हो गया या इक हो गया, अगर ये प्रत्यय जुड़ते हैं ना कहीं भी, तो उनमें क्या देखो, इक प्रत्यय जुड़ गया तो पहले में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। पहले में देखो सौ है मतलब अ है, तो अ में अ का क्या होगा? आ हो जाएगा, यहाँ सामाजिक हो गया। ऊ है, ठीक है, ऊ का अ कैसे? औद्योगिक कैसे हुआ? ऊ कैसे हुआ? कैसे हुआ? ऐसे हुआ। देखो ऊ, औ और ओ का क्या होता है? औ होता है। जैसे इति प्लस हास है, अब इसमें इक लग गया, ऐतिहासिक हो गया। लेकिन ऐतिहासिक कैसे हुआ? यहाँ तो ई था। तो यही कंफ्यूजन होता है और यहीं पर अटकती है आपकी नंबर। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आपने हल्के में नहीं लेना है। और ये कैसे हुआ आपका? ईद का ए कैसा आ गया? ये ऐसा है, ई ए का क्या होता है? ए हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, ये ढंग से बिल्कुल एक एक पॉइंट करके ढंग से देखने हैं। मैं दोस्तों टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर असली समझाने वाली बात आती है कि जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो, तो चाहे टाइम जितना भी लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप वीडियो देखो चाहे ना देखो, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो आपकी समझ में आना चाहिए, और वो जो उसमें मेन है उस पर जितना भी टाइम लगे वो आना चाहिए। आप देखते होंगे मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता। कोई प्रश्न भी रहेगा तो मैं उसके 4 ऑप्शन भी नहीं गिनवाता हूँ कि इसका ये लिखो वो लिखो, मैं सीधे आंसर बता देता हूँ। लेकिन जो ज्यादा अटकने वाला होगा, जो परीक्षा में बने हो, जो बनने की संभावना होगी, मैं उसी पर ज्यादा टाइम देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अस्थावर वाला था पटवारी परीक्षा में, पहला प्रश्न वही बना हुआ था कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या है। ये मैंने प्रहार बैच में बताया था आपको। उसमें पहला ही प्रश्न बहुत टाइम दिया था मैंने इसी को कराने में, और देखा होगा आपने परीक्षा में बना। कवित्री वाला बताया था, वो भी परीक्षा में बना। तो इस हिसाब से मतलब जो प्रश्न ज्यादा ही वो होते हैं तो उनको मैं उन पे टाइम लूंगा ही लूंगा। इसके बाद दोस्तों जो ये टॉपिक है इसमें संधि आ गया।
अब आज आपको हम संधि बताते हैं, ठीक है। संधि में काफी है, लेकिन अब उतना तो फर्स्ट रिवीजन में होगा नहीं, मैं इसलिए इसको करा रहा हूँ क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न थे, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, नहीं तो मैंने अब तक तो ये करा दिया था, ठीक है। अब आता है संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के अत्यंत पास आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। प्रमुख 3 प्रकार होते हैं इसके, एवं ट्रिक अब आपको बता देता हूँ। प्रमुख होते हैं इसमें स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है। स्वर संधि के भेद बता देता हूँ। सबसे पहले संधि बता देता हूँ, दो वर्णों के अत्यंत पास आने से जो परिवर्तन होता है। देखो एक बात बताता हूँ मैं, जब दो शब्द क्या होते हैं, जब पहला शब्द दूसरे शब्द, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, लाइक दिस, विद्या है और आलय है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से ये विद्या का क्या हो गया, विद्या हो गया। वी प्लस ध्या प्लस लय हो गया ना, तो विद्यालय, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। दो वर्णों के अत्यंत पास आने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। निपट गया यहाँ से। अब आता है आपका स्वर संधि। स्वर संधि क्या है, संधि के भेद है। तो संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है, ये भी निपट गया। अब आता है स्वर संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है। अब दीर्घ संधि में क्या आता है कि इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। दीर्घ संधि में होता है ए प्लस ए प्लस बी, ए प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस बी। ये एक ट्रिक है, ये मैं आपको तभी बताऊंगा जो इस वीडियो को देखकर कमेंट करेगा। अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ये ऐसी ट्रिक है ना, मैं पूरी संधि न भी पढ़ाऊं ना, यहीं से आपका पूरा स्वर संधि का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, एक एक क्या हुआ पढ़ते क्या, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये एक आज काफी अच्छी ट्रिक है, तो ये मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप कमेंट करोगे, तो इसी ट्रिक को मैं उसके बाद आपको बता दूंगा। ऐसे ही स्वर संधि के प्रकार में मैंने आपको बता दिया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि इस प्रकार से होते हैं। क्या क्या होता है ये मैंने इसमें बता रखा है, तो ज्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, काफी नॉर्मली चीज है। अगर आपको ट्रिक से बताने तो तब मैं वो अलग से बता दूंगा, क्योंकि उसमें काफी चीज मुझे जोड़ने हैं। व्यंजन संधि हो गया, व्यंजन के बाद अगर देखो स्वर में, स्वर के बाद स्वर, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो क्या आता है, व्यंजन संधि आती है। और विसर्ग क्या होता है कि स्वर व्यंजन जब विसर्ग होता है तो विसर्ग होता है, जब स्वर के बाद क्या होता है, मतलब कहीं भी विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि हो गया। व्यंजन के बाद अगर स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वो व्यंजन संधि हो गया। स्वर के बाद स्वर ही आता है तो सिर्फ वो स्वर संधि हो गया। उसमें 5 प्रकार हो गए। अब आता है आपका समास आता है, 2 या 2 से अधिक पदों शब्दों का जो संक्षिप्तीकरण करने या नया शब्द बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, समास कहते हैं। मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में जिसमें एक दूसरे की विशेषता बताता है, विशेष्य विशेष्य क्या होता है, जब उपमान या उपनयन का संबंध होता है। द्विगु क्या होता है, पहला जो वाक्य होता है, जैसे चौराहा है, ये संख्यावाचक होता है, चौराहा है ना, 4 है, 4 राहों वाला, तो वैसे ही इसमें पहला पद संख्यावाचक हो गया। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और या आ आता है, जैसे क्या, माता या पिता, रात या दिन, ठीक है। तो इस प्रकार द्वंद्व होता है। अब बहुब्री में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य क्या करता है, ये तीसरे की ओर संकेत करता है। इसी तरह से मैंने ये पूरा आपको ढंग से बता दिया है, क्योंकि रिवीजन क्लास ही तो ऐसा ही बताना था, फिर भी मैंने ज्यादा इसलिए बताया क्योंकि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो परीक्षा के लिए, इसलिए मैंने ये बता दिया। इसी तरह से आपकी ये रिवीजन की जो क्लास है पूरी हो गई। इसके बाद मैंने इसके लिए 30 MCQ तैयार किए गए हैं। उसमें से 30 MCQ का जो पहला प्रश्न है ये है, ये आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर अगले उसमें मैं ये शुरू करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे सबका मतलब जरूरतमंदों को वो मिल सके जो उनको चाहिए, ठीक है दोस्तों। और अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।